नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे व्यक्तित्व मापन की विधियां। तो व्यक्तित्व मापन की विधियों में अपन प्रक्षेपी विधियों को पढ़ रहे थे। प्रक्षेपी विधियों में भी अपनों ने प्रासंगिक अंतर्बोध, बालक अंतर्बोध, ये दोनों परीक्षण देख लिए थे। साथ साथ अपनों ने रोजेनविक ने जो परीक्षण दिया था उसकी मापनी को भी अपनों ने देख लिया था। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास में देखते हैं कि अपन व्यक्तित्व के मापन की कौन सी विधि पढ़ने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि व्यक्तित्व के मापन की अपन प्रक्षेपी विधियां ही पढ़ने वाले हैं इस क्लास में भी। प्रक्षेपी विधियां, अब प्रक्षेपी विधियों में जब प्रासंगिक अंतर्बोध हो गया, बालक अंतर्बोध हो गया, रोजेनविक परीक्षण हो गया, तो अब अपन शुरू करने जा रहे हैं वाक्य पूर्ति परीक्षण। बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षण माना जाता है। देखिए, प्रक्षेपी विधियों में अगला जो परीक्षण है वो है वाक्य पूर्ति परीक्षण। कब आया, कौन लेकर आया, सबसे पहली तो बात यही होती है। तो देखिए, यह परीक्षण जो है वो इसका प्रवर्तन जो किया वो किया था 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में पाइने व टेंटलर द्वारा किया गया। पाइने व, अब कहीं टेंडलर आता है, कहीं टेंटलर आता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पाइने व टेंटलर द्वारा इसका परीक्षण किया गया। क्या है इस परीक्षण में? यही है वाक्य पूर्ति। यानी बालक को एक आधा अधूरा वाक्य दे दिया जाएगा, बालक उसे पूरा करेगा। तो बालक किस प्रकार से उसे पूरा कर रहा है, कौन कौन सी चीजें उसमें वो बता रहा है, उसके आधार पर बालक के व्यक्तित्व का आंकलन किया जाता है, उसका मापन किया जाता है। तो अपन देख लेते हैं कि भी इस परीक्षण में सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि यह भी प्रक्षेपी विधियों में एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। महत्वपूर्ण विधि है। और इसके साथ साथ यदि अपन बात करें इस विधि में आगे की, तो देखिए इसमें कुछ अधूरे वाक्यों को पूरा करने के लिए व्यक्ति से कहा जाता है। तो इस विधि में कुछ अधूरे वाक्यों को पूरा करने के लिए व्यक्ति से कहा जाता है। वह व्यक्ति कौन? विषयी या प्रयोज्य, जिस पर प्रयोग किया जा रहा है उसको विषयी कहा जा सकता है, प्रयोज्य कहा जा सकता है। तो जिस व्यक्ति का अपन अध्ययन करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करना चाहते हैं, उस व्यक्ति के सामने कुछ अधूरे वाक्य रख देंगे, तो उनको पूरा करने के लिए कहा जाता है। ये लीजिए, तो इस विधि में कुछ अधूरे वाक्यों को पूरा करने के लिए व्यक्ति से कहा जाता है। फिर आगे क्या होता है आगे देखेंगे, परंतु पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद क्या होता है ये भी अपन देख लेते हैं। देखिए, इसमें ये होता है, जो मेन बात है वो ये हो सकती है हाँ। तो इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि भाई इसमें लगभग 20 वाक्य होते हैं। भाई ये है कि वाक्य मनोवैज्ञानिक जो प्रयोग कर रहा है वो अपने हिसाब से बनाता है, अपने अनुसार बनाता है। परंतु ये है कि आदर्श स्थिति 20 वाक्यों की होती है। अब ये जरूरी नहीं है, निश्चितता नहीं कि आप 19 बना लो तो ये गड़बड़ हो जाएगा, परंतु 20 इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि 20 से कम होगा तो व्यक्ति के सभी शील गुण नहीं आएंगे।
सभी गुणों से संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे। और आप बहुत ज्यादा कर लेंगे तो बालक दुखी हो जाएगा, व्यक्ति ज्यादा दुखी हो जाएगा, तो वो फिर वहां पर फॉर्मेलिटी करने लगेगा, मात्र औपचारिकता निभाने लगेगा। तो इसलिए यूं रखा जाता है कि भाई आदर्श रूप में जो 20 वाक्य होते हैं वो ही दिए जाए। एक बात ये भी है, जो 20 वाक्य दिए जाते हैं वो अधूरे होते हैं, उनको पूरा करने के लिए व्यक्ति को शीघ्र कहा जाता है, शीघ्रता से, कि ये नहीं हो कि व्यक्ति सोच समझ कर उन वाक्यों को पूरा कर रहा है, नहीं, जैसे ही उसने पढ़ा उसके दिमाग में जो आया उसे लिखना है, उसी के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का आंकलन होगा। क्यों? क्योंकि उसके मस्तिष्क में जो बात आ रही है, जो चीज आ रही है, वो उसी समय ज्यों की त्यों लिख देगा। यदि वो सोच विचार कर लिखेगा तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह तथ्यों को बदल देगा, वह ढोंग करेगा आदर्शवादी होने का। तो इस प्रकार से उसके उसी समय जो दिमाग में आता है उसी के बारे में वो यदि लिख देता है तो पूर्णतः सत्य निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं। तो अपन यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि वाक्य पूर्ति शीघ्र करने के लिए कहा जाता है। तो व्यक्ति को शीघ्र वाक्य पूर्ति करने के लिए कहा जाता है कि भाई पढ़ते ही जो दिमाग में आ रहा है वो उसी समय वह लिखे। एक बात और, इसके माध्यम से, इस परीक्षण द्वारा बालक की इच्छा का भी पता लगाया जा सकता है, यानी इच्छा संबंधी बातों का भी पता लगाया जा सकता है, उसके भय से संबंधित प्रसंगों का भी पता लगाया जा सकता है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि इस परीक्षण द्वारा बालक की इच्छा एवं भय की जानकारी ली जाती है। अपन यूं भी कह सकते हैं, कि भी इच्छा व भय से संबंधित गुणों की पहचान की जा सकती है। अब इच्छा से संबंधित गुण क्या होता है? कुछ बच्चों की इच्छा शक्ति बहुत ही दृढ़ होती है, मजबूत होती है, और कुछ व्यक्तियों की इच्छा शक्ति होती नहीं है। आपके पास बैठे आपने जो कहा वो ये निश्चय कर लेंगे, हाँ ये करना है। किसी दूसरे ने कहा तो वो उस तरफ भी आकर्षित हो जाएंगे। भय, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो छोटी सी बात सुनकर भयभीत हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी कह दो बस ठीक रे, जो होगा वो देखा जाएगा, वो भयभीत नहीं होते जल्दी से। तो इस प्रकार के गुणों का पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति के शील गुणों से संबंधित इसमें अध्ययन किया जा सकता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे भी देख लेते हैं कि इसमें जो भी वाक्य होते हैं वो सभी के सभी व्यक्ति के शील गुणों को अभिव्यक्त करने वाले होते हैं। तो अपन यूं कह सकते हैं कि इस परीक्षण में वाक्य बालक के शील गुणों को अभिव्यक्त करने वाले होते हैं। अब कौन से होते हैं? शील गुणों, यानी अच्छे गुणों से संबंधित। इसमें नकारात्मकता को, अब भय से संबंधित भी गुण का पता लगाया जाता है कि भी किस बालक, कौन सा ऐसा बालक है जो जल्दी से भयभीत नहीं होता, कौन सा ऐसा बालक है जिसकी इच्छा शक्ति दृढ़ है। तो इस प्रकार से शील गुणों से संबंधित या शील गुणों की अभिव्यक्ति से संबंधित वाक्य इसमें होंगे। तो वाक्यों की संख्या कितनी होगी? इसमें कुल 20 अधूरे वाक्य होते हैं।
कुल 20 अधूरे वाक्य होते हैं जिनके आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। तो कुल कितने 20 अधूरे वाक्य होंगे जिनके आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन किया जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं भी वाक्य होंगे किस प्रकार के। अपन 1-2 वाक्य देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि भाई किस प्रकार के इसके अंतर्गत वाक्य रखे जाएंगे। हाँ, इस प्रकार के वाक्य रखे जा सकते हैं, जैसे यहां पर अपन यूं लिखेंगे, जैसे मैं सुख का अनुभव करता हूं। मैं सुख का अनुभव करता हूं क्योंकि, ये लीजिए, अब क्योंकि लिखकर छोड़ दिया। अब यहां पर बालक को इस वाक्य को पूरा करना है कि उसके सुख का कारण क्या है। अर्थात यूं भी हो सकता है कि वो बालक है वो किस वजह से सुखी रह सकता है, किस कारण से उसे खुशी मिलती है, वो भौतिकवादी है या आदर्शवादी है, किस प्रकार का व्यक्ति है, इसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार का भी वाक्य आ सकता है कि मेरे माता पिता मुझे, अब मेरे माता पिता, अब यहां पर बालक है वो किस प्रकार के विचार व्यक्त करता है। अब यूं भी हो सकता है कि मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी हर आवश्यकता को पूरी करते हैं, मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पहचानते हैं। इस प्रकार की बातें भी बच्चा लिख सकता है। इस प्रकार से भी लिख सकता है मुझे बहुत मारते हैं। तो इस प्रकार से यदि बालक सकारात्मक बात लिखता है तो जाहिर सी बात है कि उसके घर का वातावरण बहुत अच्छा है, उसके माता पिता बहुत अच्छे हैं और इसी प्रकार से बालक का भी उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो इस प्रकार के भी वाक्य हो सकते हैं। इस प्रकार के भी वाक्य हो सकते हैं कि मैं बहुत खुश होता हूं, या यूं, जब मैं बहुत खुश होता हूं तब, ये लो। अब यहां पर भी पता चलता है कि बालक जब, या ये व्यक्ति जब बहुत खुश होता है तो वो क्या करता है। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जब वो बहुत खुश होते हैं तो अपने परिवार के बीच में बैठते हैं, परिवार के सदस्यों को टाइम देते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दोस्तों के साथ जाकर पार्टी करना पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक खुश होते हैं तो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। तो इसके माध्यम से उनके गुण की पहचान हो जाती है कि वे व्यक्ति जब खुश होता है तो वो क्या करता है, इसका मतलब उसका उसी प्रकार का गुण है। तो इस प्रकार के वाक्य इसमें हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता वाक्यों को कहीं भी लिखने की जरूरत है। ये तो मैंने नॉर्मली उदाहरण के लिए आपको समझा दिए थे, उदाहरण के लिए बता दिए थे। एक बात यहाँ पर निश्चित हो जाती है कि आप कोई ना कोई वाक्य लिख कर दोगे, उसको पढ़कर व्यक्ति प्रतिक्रिया करेगा। तो मैंने आपको, जब अपनों ने प्रक्षेपी विधि शुरू की थी तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भी प्रक्षेपी विधियों द्वारा अपन किसी भी व्यक्ति का अध्ययन कर सकते हैं, चाहे वो बालक हो, चाहे वो प्रौढ़ हो, चाहे वो किशोर हो, यानी हर एक का अध्ययन करने के लिए विधियां हैं।
ये भी कहा था कि शिक्षित लोगों पर भी और अशिक्षित लोगों पर भी प्रयोग की जा सकती है, यानी उनका अध्ययन भी किया जा सकता है। तो ये विधि किस प्रकार की है? देखिए, यह विधि लेखन से संबंधित है। बालक पढ़कर जवाब देगा या व्यक्ति पढ़कर जवाब देगा, लिखित रूप में होते हैं ये वाक्य, तो जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षित लोगों पर ही प्रयोग की जा सकती है। तो यहाँ पर आप नोट करके लिखेंगे कि यह विधि, या फिर अपन यूं कहें कि इस विधि में वाक्य लिखित रूप में होते हैं, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इस विधि में वाक्य लिखित रूप में होते हैं, अतः शिक्षित व्यक्तियों का ही परीक्षण संभव है। ये लीजिए, तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षित लोगों का ही परीक्षण इसमें किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये वाक्य सभी लिखित रूप में होंगे, बोलकर आप उत्तर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसमें यूं है कि व्यक्ति पढ़कर और तुरंत लिखता है, तो जब आप बोल रहे हो तो हो सकता है कि वो यूं कहते कि मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा बोलो, तो वो वाक्य लिखा हुआ होगा, वो अपने आप उसका जवाब देगा। तो एक चीज तो ये महत्वपूर्ण हो गई कि भाई इस विधि में लिखित रूप में वाक्य होता है। दूसरी अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई इस विधि का जो प्रयोग है या इस विधि के संबंध में सर्वाधिक जो विकास का योगदान है या सहयोग का योगदान है या इस संबंध में सराहनीय कार्य वो किसने किया? तो अपन कह सकते हैं रोटर्स ने इस विधि के लिए बहुत काम किया था। तो इसके विकास हेतु सराहनीय कार्य किसने किया था? रोटर्स ने। तो सराहनीय कार्य रोटर्स के द्वारा किया गया था। तो ये थी आपकी वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि या वाक्य पूर्ति आपका परीक्षण, जो कब आया? 1910 में। कौन लेकर आया? पाइने व टेंटलर। सीधी सी बात है भाई, अधूरे वाक्य होंगे जिनको बालक पूरा करेगा। जो बालक लिखेगा उसको परीक्षक या जो अध्ययन करता है वो उनको ध्यान से पढ़ेगा और पढ़कर उनके शील गुण की पहचान कर लेगा। बस ये विधि है। इतनी सी बात है कि भी शिक्षित लोगों पर ही प्रयोग में ली जा सकती है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगली विधि की तरफ, अगले परीक्षण की तरफ। तो अगला परीक्षण कौन हो सकता है? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं कि अगली विधि कौन सी हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली विधि की तरफ। प्रक्षेपी विधियों में नेक्स्ट विधि, और नेक्स्ट विधि कौन सी है? अगली विधि है खेल तथा ड्रामा विधि। खेल तथा ड्रामा विधि। देखिए, ये भी प्रक्षेपी विधियों में महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है और अपन यूं भी कह सकते हैं कि यह जो है, यह विधि व्यक्तित्व मापन की अच्छी विधि है। अच्छी विधि है। अब अच्छी विधि क्यों है? इसलिए है क्योंकि खेल है और लोग है वो, या फिर अपन बच्चों की बात करें तो बच्चे खेल में बहुत रुचि लेते हैं। तो रुचि लेते हैं तो खेल में, और एक बात और है, खेलते खेलते बालक के जो विचार है वो सामने आ जाते हैं।
क्यों? क्योंकि खेल के दौरान ही वह स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को प्रकट करता है। अब उसे ये नहीं पता होता कि वह हारने वाला है कि जीतने वाला, वो एकदम से परिणाम आता है, तो जैसे ही परिणाम आया उसके विचार सामने आगे निकल कर, हारेगा तो वह बहुत दुखी होगा तो उसके विचार सामने आगे, वो किस प्रकार की हरकत कर रहा है। अगर वो जीतेगा वो बहुत खुश होगा तो वो किस प्रकार की हरकतें कर रहा है। देखिए कुछ लोग होते हैं ना कि जब जीत जाते हैं तो बहुत ईगो में आ जाते हैं, तो हारने वाली पार्टी को कुछ भी कह देते हैं, तो वहां पर उनके व्यक्तित्व की झलकी तो सामने आती है कि उनसे जीत हैंडल ही नहीं होती, यानी जीत पचती नहीं है, तो वो फिर वो क्या करेगा, वो हारने वाली पर उसको कुछ ना कुछ कह के पचाएगा। जबकि हार और जीत तो जीवन का खेल है, कभी हार होती है तो कभी जीत होती है, परंतु वो समझते नहीं है। तो इस प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। खेल के दौरान भी अपन व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जो व्यक्ति है वो किस प्रकार की हरकत करता है, किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो एक तो इसमें अपन सबसे पहले यूं कहेंगे कि इस विधि में बालक है वो अपने स्वतंत्र विचारों का प्रकाशन करता है या अपने स्वतंत्र विचार प्रकट करता है। तो इसको अपन देख लेते हैं। इस परीक्षण में व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को प्रकट करता है। ये लीजिए, तो स्वतंत्र रूप से विचारों को प्रकट करता है और रुचिकर है, इसलिए इसको अच्छी विधि माना जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं आगे। तो आगे अपन और कौन कौन सी चीजें इसके अंदर देख सकते हैं वो भी अपन देखते हैं। देखिए एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, जो प्रक्षेपी विधियां हैं सबकी सब, ये भी एक प्रक्षेपी विधि है। चाहे आप प्रासंगिक अंतर्बोध ले लीजिए, बालक अंतर्बोध ले लीजिए, यानी टीएटी टेस्ट ले लीजिए, सीएटी टेस्ट ले लीजिए, आप अन्य कोई भी टेस्ट ले लीजिए, कोई विधि ले लीजिए, जैसे शब्द साहचर्य विधि भी प्रक्षेपी विधि मानी जाती है, वाक्य पूर्ति भी मानी जाती है, खेल ड्रामा, इन सभी का मतलब क्या होता है? ये है वो व्यक्ति के विचारों को बाहर निकालते हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि व्यक्ति के अचेतन मन को बाहर निकालते हैं। अब बालक के अचेतन मन को बाहर निकालते हैं, और वो भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य की सहायता से, किसी अन्य बात की सहायता से, किसी अन्य कथा कहानी के माध्यम से वो बालक के अचेतन मन के विचारों को बाहर निकालते हैं। अब यदि अपन बात करें खेल या ड्रामा विधि की, तो ये भी एक ऐसी विधि है जिसमें बालक के अचेतन विचार निकलकर बाहर आते हैं। इसके साथ साथ अपन इस संबंध में ये भी कह सकते हैं कि ये विधि जो है वो परीक्षक और परीक्षार्थी दोनों पर डिपेंड करती है। कौन सी? एक तो परीक्षार्थी है वो खेल के दौरान किस किस प्रकार का व्यवहार करता है। दूसरी बात कौन सी हो जाती है? दूसरी बात ये हो जाती है कि जो परीक्षक होता है उसे भी इस विधि का कितना ज्ञान है, उसकी समझ कितनी है, वो एक्टिव कितना है, वो खेल के दौरान बालक का पूर्ण परीक्षण करने में सक्षम है कि नहीं है। यानी यहाँ पर परीक्षक व परीक्षार्थी दोनों की क्षमता अत्यंत आवश्यक है, और इस विधि के रिजल्ट भी दोनों की क्षमता पर ही निर्भर करते हैं। तो इसको भी मैं लिखवा देती हूँ, क्योंकि ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कभी भी इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं कि परीक्षक की क्षमता पर निर्भर कौन सी विधि है, तो उसको एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी वह कर पाएगा। वाक्य पूर्ति में बालक ने वाक्य जैसे पूरे किए, शिक्षक ने या परीक्षक ने पढ़े, उसके आधार पर आंकलन कर लिया। परंतु खेल विधि में तो बालक कभी कहीं भाग कर जाएगा, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, हर समय परीक्षक को भी एक्टिव रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि यह
यह परीक्षण परीक्षक व परीक्षक व परीक्षार्थी, यह परीक्षण परीक्षक व परीक्षार्थी की क्षमता, व्यवहार व क्रियाशीलता पर निर्भर है। तो ये विधि क्या है? सीधी सी बात है कि परीक्षक और परीक्षार्थी दोनों पर निर्भर है। दोनों पर क्यों निर्भर है? क्योंकि दोनों जब एक्टिव रहेंगे तभी इसका सही रिजल्ट आएगा। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया कि भी वो सारी की सारी चीजें आएगी जो बालक खेलते समय प्रयोग में लाएगा। तो यहाँ पर उसमें वो सारी चीजें शामिल की जाएगी जो खेल के दौरान व्यक्ति करता है। यहाँ तक कि शब्दों से संबंधित, भाषा से संबंधित सारी की सारी चीजों को भी शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि इस परीक्षण में वे कथानक शब्द भी शामिल होते हैं जिनका परीक्षक खेल के दौरान, परीक्षक नहीं होगा, परीक्षार्थी होगा। परीक्षार्थी खेल के दौरान उच्चारित करता है। तो इस परीक्षण में वे कथानक भी शामिल होते हैं जिनका परीक्षार्थी खेल के दौरान उच्चारित करता है। यानी खेल के दौरान व्यक्ति द्वारा या बालक द्वारा बोले गए शब्दों के आधार पर भी उसके व्यक्तित्व का आकलन किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी चीजें इसमें शामिल की जाएगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अपन कौन सी चीजें देख सकते हैं। एक बात तो ये भी कह सकते हैं अपन, यहां पर ये चीज भी होती है, ये एक नैदानिक है, ये एक नैदानिक परीक्षण है। यह एक नैदानिक परीक्षण है। क्या होता है नैदानिक? निदान का शाब्दिक अर्थ, ये निदान के साथ ही एक प्रत्यय जुड़ने से बना है। तो इसका मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जांच पड़ताल। यानी इसमें जो परीक्षक है वो खेल के दौरान व्यक्ति के गुणों की जांच करता है, उसके व्यवहार के द्वारा उसके व्यक्तित्व का मापन करता है। तो वो क्या करता है, वो खेल के दौरान या नाटक के दौरान बिल्कुल एक्टिव रहता है। ड्रामा नाटक कोई कहते हैं भाई, ठीक है। तो नाटक हुआ, खेल हुआ, उसके दौरान बिल्कुल एक्टिव रहता है। वो जांच पड़ताल करता रहता है कि किस समय कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो उस प्रकार से यह विधि चलती है। खेल व ड्रामा विधि अब अपन देख ही चुके हैं कि भाई खेल विधि में तो खेल करेगा, बालक खेलेगा और खेल के माध्यम से किस प्रकार का व्यवहार करेगा। ड्रामा नाटक होता है। अब ये होता है ना कि किसी एक व्यक्ति को तो रोल दिया जाता है नाटक में। जैसे मान लीजिए रामलीला का नाटक है तो एक व्यक्ति तो राम बनता है, एक व्यक्ति
जो विदूषक होता है, जो बीच बीच में हंसाता रहता है, वो भी बनता है। तो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग रोल क्यों दिए जाते हैं? क्या विदूषक राम बन सकता है? नहीं, वो उनकी योग्यता के आधार पर ही उन्हें रोल दिए जाते हैं। तो वहां पर भी ड्रामा में जो नाटक कर रहा है, वो जिस प्रकार का व्यक्ति है उसको उसी प्रकार का रोल दिया जाता है। तो इस आधार पर भी अपन समझ सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि व्यक्तित्व का मापन तो किया जाता है, मापन के तहत ही तो अपन रोल देते हैं। कभी कभार यूं होता है कि किसी एक व्यक्ति को राम का रोल दे दिया जाता है, परंतु बाद में वो उसके योग्य नहीं होता, फिर उससे लेकर किसी और को दिया जाता है जो राम बनने के लायक हो, उसमें उस प्रकार के व्यक्तित्व के गुण हो, तो इस प्रकार से दिया जाता है। यहाँ पर यदि अपन इस विधि के जनक की बात करें, प्रवर्तक की बात करें, तो इस विधि का प्रवर्तन किसने किया था? तो इसके प्रवर्तक है जे एल मोरेनो इसके प्रवर्तक है। और ये जो है वो वियना में व्यक्तियों का अध्ययन करते थे। कौन से का अध्ययन करते थे? जब लोग नाटक खेलते थे तो नाटक खेलते समय उन लोगों को देखते थे और नाटक खेलते समय ही उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण वो करते थे। तो इसलिए इन्होंने इस विधि को दिया था। तो जे.एल. मोरेनो ने नाटक खेलते समय व्यक्तियों के व्यक्तित्व का परीक्षण किया था। ये कहाँ पर प्रयोग करते थे? ये वियना में प्रयोग करते रहते थे। और उसके बाद फिर इन्होंने इसी से संबंधित अपनी ये व्यक्तित्व मापन की विधि दे दी, जिसका नाम इन्होंने खेल व ड्रामा विधि दिया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन और चीज भी देख लेते हैं इसके संबंध में कौन कौन सी चीजें आ जाती है। तो व्यक्ति क्या करता है? नाटक के दौरान है वो अनेक प्रकार की समस्याएं प्रदर्शित करता है, अपनी भावनाएं प्रदर्शित करता है और वह अपनी उन समस्याओं व अपनी उन भावनाओं के आधार पर उनसे संबंधित समाधान चाहता है। तो वहां पर जो परीक्षक होता है वो उन सभी चीजों की अच्छी तरीके से देख व जांच पड़ताल करता रहता है। तो यहाँ पर यूं कहा जा सकता है कि इस परीक्षण के दौरान का मतलब हुआ, इस परीक्षण के दौरान का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति जिसका परीक्षक अध्ययन कर रहा है वो खेल रहा है तो खेल के दौरान, यदि वो ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है तो नाटक के दौरान। तो इस परीक्षण के दौरान व्यक्ति अपनी भावनाओं, व्यक्ति क्या करेगा? अपनी फीलिंग्स का और साथ साथ अपनी प्रॉब्लम्स का, भावनाओं, समस्याओं का प्रकाशन करता है, जिनका वह उचित समाधान चाहता है। ये लीजिए। तो इस परीक्षण के दौरान व्यक्ति अपनी भावनाएं, अपने व्यवहार के द्वारा अपनी भावनाएं प्रकट कर देता है, अपनी समस्याएं प्रकट कर देता है, परीक्षक उनको देखता रहता है और उस समय यह भी होता है कि जैसे वो समस्या का प्रकट करता है तो वो चाहता है कि उसकी समस्या का उसी समय उपचार भी किया जाए, उसका समाधान भी किया जाए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं कि आगे इसमें और कौन कौन सी चीजें हो सकती है। यहाँ पर अपन सिर्फ और सिर्फ इतना देखा है कि भाई भावनाओं या समस्याओं की ही जानकारी अपने को यहाँ पर मिलती है। देखिए, इस विधि का और अधिक विकास नहीं हो पाया, या यह विधि है वो विस्तार नहीं ले पाई। विस्तार क्यों नहीं ले पाई? क्योंकि इस पर अधिक प्रयोग ही नहीं हुए।
प्रयोग नहीं हुए। तो ज्यादा प्रयोग नहीं होने के कारण इस विधि का अधिक विकास नहीं हो पाया। दूसरी बात, इस विधि के अध्ययन के लिए, इस विधि का अध्ययन का मतलब अकेली ड्रामा नहीं है, दोनों है। इस विधि के अध्ययन के लिए अपने को पर्यवेक्षित या पर्यवेक्षण विधि का सहारा लेना पड़ता है। हमें पर्यवेक्षण विधि का सहारा लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बालक जब खेल रहा है, बालक जब नाटक कर रहा है, तो अपन चारों तरफ से उसे देखते रहते हैं। पर्यवेक्षण, परि जोड़े इक्षण, इक्षण का मतलब देखना और परि का मतलब चारों तरफ से, यानी अपन चारों तरफ का मतलब है कि बालक के हर एक पक्ष को देखते रहते हैं। वो किस प्रकार की समस्याएं प्रकट करता है, किस प्रकार की भावनाएं, किस प्रकार का व्यवहार, तो किस प्रकार से खुशी, किस चीज में खुशी, किस प्रकार का गुण उसमें है, तो वो उन सारी विशेषताओं को प्रकट करता है, जिनको परीक्षक को हर समय एक्टिव रह के और उनको ग्रहण करना है और उसके आधार पर आकलन करना है। तो पहले तो आती है पर्यवेक्षण विधि, और उसके बाद अपन जो पर्यवेक्षण करते हैं वो किसका करते हैं? खेल व ड्रामा का। तो अपने को इस विधि का सहारा लेना पड़ता है, और यह एक ऐसी विधि है जो अप्रामाणिक विधि मानी जाती है। यानी इसको भी प्रामाणिक विधि, प्रामाणिक का मतलब होता है कि मान्य या मान्य रिजल्ट देने वाली। अब अपन कोई प्रयोग करते हैं, अब मैथ्स में या साइंस में जैसे अपन प्रयोग करते हैं, मैथ्स में एक सूत्र लगाकर अपनों ने एक सवाल को निकालने के लिए सोचा, वो निकल जाता है, तो वो सूत्र उस प्रकार के सभी सवालों पर लागू हो जाता है। उसी प्रकार से साइंस में यदि अपन एक प्रयोग करते हैं तो वो प्रयोग अगर कहीं भी किया जाए तो उसके रिजल्ट हमेशा समान रहेंगे। परंतु पर्यवेक्षण विधि में काफी बार अप्रत्याशित रिजल्ट आ जाते हैं, परिणाम आ जाते हैं, यानी विपरीत रिजल्ट आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? एक तथ्य भी छूट जाता है तो परिणाम विपरीत हो सकते हैं। तो इसलिए यह विधि, पर्यवेक्षण विधि अप्रामाणिक है। इसलिए भी अप्रामाणिक है क्योंकि अपन किसी को देख करके, उसकी जांच पड़ताल करके उसका आकलन कर रहे हैं। तो काफी बार ऐसे भी होता है कि व्यक्ति अपने स्वभाव के प्रतिकूल व्यवहार कर देता है। कभी कभार हो जाता है कि आपने ऐसा तो सुना होगा, ऐसी तो तुम कभी भी नहीं थी, ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं किया, और आप उस प्रकार का व्यवहार कर जाते हैं। तो उस प्रकार का व्यवहार यदि आप कर जाते हैं तो वो तो उसमें व्यवहार जैसा भी आपने किया है वो तो उसमें शामिल हो जाएगा। किस में शामिल हो जाएगा? जो व्यक्ति, जो परीक्षक उसका अध्ययन कर रहा है उसमें शामिल हो जाएगा। तो उसमें शामिल हो जाएगा तो वो तो उसके आधार पर ही रिजल्ट निकाल देगा। तो ये एक थोड़ी सी गलत बात कही जा सकती है। हालांकि ये एक रुचिकर प्रणाली है, खेल और ड्रामा दोनों ही। तो इसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचार तो प्रकट कर देता है, परंतु फिर भी इसको एक प्रामाणिक विधि नहीं मान सकते। तो अपन इसमें यही कहेंगे, क्या कहेंगे अपन इसमें कि एक तो ये जो विधि है, इस विधि के लिए या इस विधि में अधिक प्रयोग नहीं किए गए। साथ साथ प्रयोग ही नहीं किए तो जाहिर सी बात है कि इसकी विश्वसनीयता व वैधता के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया होगा। तो साथ ही इस परीक्षण की विश्वसनीयता एवं वैधता से संबंधित प्रयास नहीं किए गए। तो नहीं तो विश्वसनीयता, वैधता
से संबंधित प्रयोग किए गए, प्रयास किए गए, और न ही इस विधि में अधिक प्रयोग किए गए। तो इस प्रकार से इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं वो चीज भी आपको बता देती हूँ कि भाई पर्यवेक्षण विधि का सहारा लेना पड़ता है, जो कि स्वयं एक अप्रामाणिक या अप्रमाणित विधि मानी जाती है। तो ये चीज भी अपन देख लेते हैं। सीधा का सीधा प्रश्न हो जाए कि खेल तथा ड्रामा विधि की सहायक विधि कौन सी है? पर्यवेक्षण विधि है। ठीक है, तो इस परीक्षण हेतु पर्यवेक्षण विधि का उपयोग किया जाता है, जो स्वयं एक अप्रामाणिक विधि मानी जाती है। ये लीजिए, यहाँ पर यह विधि भी कंप्लीट होती है। कौन सी विधि? खेल तथा ड्रामा विधि। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और यहाँ पर अपनों ने ये चीज देखा है कि पर्यवेक्षण विधि के सहारे के बिना, पर्यवेक्षण विधि के साथ के बिना यह विधि या इस विधि द्वारा अध्ययन है वो संभव नहीं है। तो हम यदि उस विधि का सहारा लेंगे जो स्वयं एक अप्रामाणिक विधि है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो रिजल्ट है, हमारे जो परिणाम है, वो इच्छित नहीं आएंगे, वांछित परिणाम उसमें हासिल नहीं किए जा सकते, या फिर अपन यूं कहें कि विश्वसनीय परिणाम वहां पर नहीं आ सकते। तो यहाँ पर अपनों ने कौन कौन सी विधियां देखी? आज की क्लास में अपनों ने 2 विधियों का अध्ययन कर लिया है। 2 विधियां कौन कौन सी? पहले तो अपनों ने देखा वाक्य पूर्ति विधि को। तो वाक्य पूर्ति विधि में भी अपनों ने देख लिया कि भाई यह भी एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। अधूरे वाक्य दे दिए जाते हैं, लगभग संख्या 20 रखी जाती है। उन अधूरे वाक्यों को बालक पूरा करता है, व्यक्ति पूरा करता है। और व्यक्ति पूरा करने के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है, किस प्रकार के भावों का प्रयोग करता है, उस आधार पर परीक्षक उसके व्यक्तित्व का आंकलन कर लेते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं, और उसके व्यक्तित्व का पता लगा लेते हैं कि भाई व्यक्ति किस प्रकार का है, और फिर उस समय उसे उचित निर्देश दे देते हैं। दूसरी विधि अपनों ने देखी खेल तथा ड्रामा विधि। जेएल मोरेनो लेकर आए थे, और इसके संबंध में हालांकि विश्वसनीयता व वैधता की कोई प्रयास नहीं किए गए, वरना ये एक रुचिकर विधि हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि खेल तथा ड्रामा, खेल तथा नाटक, प्राचीन काल में नाटक बहुत खेले जाते थे। जब टीवी वगैरह नहीं आते थे तो ये नाटक, हालांकि टीवी में भी आजकल नाटक ही चल रहे हैं, तो नाटक एक रुचिकर विधि हो सकती है, और इसके माध्यम से भी व्यक्ति अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी समस्याओं को प्रकट करता है। तो उस आधार पर अपन व्यक्तित्व का आंकलन कर लेते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं। तो उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर यह विधि भी कंप्लीट होती है। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों में अपनों ने आज की क्लास में दूसरी विधि को कंप्लीट किया। उसके बाद अपन थोड़ी सी बात उसके बारे में कर लेते हैं, शब्द साहचर्य विधि के माध्यम से। देखिए, प्रक्षेपी विधियों में एक विधि और मानी जाती है, कौन सी? शब्द साहचर्य विधि। ये विधि भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये जो शब्द साहचर्य विधि होती है, इसमें जाहिर सी बात है कि 2 शब्द है, शब्द और साहचर्य है। तो शब्दों का साहचर्य बैठाया जाता है, शब्दों का साहचर्य रखा जाता है, और उसके आधार पर व्यक्तित्व का आंकलन किया जाता है। अब शब्दों का साहचर्य, शब्दों की साहचर्यता किस प्रकार से सामने आती है उसको तो अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि भाई इस विधि का प्रवर्तन किसने किया। तो इस विधि का प्रवर्तन यदि अपन बात करें तो 1879 ईस्वी में इस विधि का प्रवर्तन किया गया। किसके द्वारा किया गया? गाल्टन के द्वारा किया गया। तो शब्द साहचर्य विधि
और इसमें यूं होता है कि कोई भी शब्द, आपने एक गेम देखा है क्या, जिस कॉलेजेस में खिलवाया जाता है, कॉलेज स्तर पर इस प्रकार के गेम होते हैं, बहुत से लोग भी खेलते हैं इस प्रकार के गेम में। 8-10 लोग बैठ जाते हैं और कभी कभार तो ऐसे हो जाता है कि कागज पेन लेकर बैठ जाते हैं, सबके सब कागज पेन लेकर बैठ जाते हैं। एक व्यक्ति उनमें से ऐसा होता है जो अलग खड़ा हो जाता है, बाकी सब कागज पेन लिए हुए होते हैं। तो वो जो कागज पेन लेकर खड़े हैं वो लोग, वो तो इंतजार करते हैं कि वो व्यक्ति कुछ बोलेगा, तो वो एक शब्द बोलता है, उस शब्द के आधार पर किसी के भी कुछ भी दिमाग में आ रहा है वो लिखेगा। जैसे मान लीजिए उसने बोला फूल, तो एक ने लिख दिया कमल, यानी उसको फूलों के प्रकारों की जानकारी है। एक ने लिख दिया खुशबू, तो इसका मतलब उसको फूलों की खुशबू अच्छी लगती है, यानी वह खुशबू का शौकीन है, चाहे वो भोजन की हो, इसका मतलब वो भोजन करने का भी शौकीन है। उसके बाद किसी ने यूं लिख दिया कि सुंदर, यानी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो पुष्प में सौंदर्य ढूंढ रहा है, यानी वह सौंदर्य का प्रशंसक होता है। तो इस प्रकार से खेल खेला जाता है। वो अनेक प्रकार के, किसी भी प्रकार का वो शब्द बोलता है, उसके संबंध में जो अन्य लोग होते हैं उनके मस्तिष्क में जो जो चीजें आती है, जो जो शब्द आते हैं, जो जो विचार आते हैं, उन सभी को वो लिखते जाते हैं। अब यूं होता है कि जो जो सबने लिखा जाता है, वो 8-10 लोग हैं, उनसे कागज वो व्यक्ति ले लेता है, फिर वो उनको पढ़ता है कि भाई पुष्प के आधार पर इसने ये लिखा है। कभी कभार तो घर बोल दिया जाता है, तो कुछ लोग तो मकान लिख देते हैं, कुछ लोग परिवार लिख लेते हैं, कुछ लोग सद्भावना लिख देते हैं, कुछ लोग संयुक्त लिख देते हैं, कुछ लोग एकाकी लिख देते हैं। तो इस प्रकार से उनके जो जो जिस प्रकार के जवाब आए हैं, उन जवाबों के आधार पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है, यानी कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का जवाब दे रहा है। अब मान लीजिए कि घर को सुनते ही किसी ने मकान जवाब दिया, तो इसका मतलब उसको घर से ज्यादा लगाव नहीं है, क्योंकि घर तभी बनता है जब उसमें प्रेम हो, जब उसमें आपसी सहयोग, सद्भावना, सौहार्दपूर्ण वातावरण हो। तो इस प्रकार के प्रयोग होते हैं, इस प्रकार के गेम होते हैं, जिनके माध्यम से, ये एक गेम है जिसके बारे में मैंने बताया है, और इसी प्रकार का ये एक परीक्षण भी है जो मनोविज्ञान में भी लागू किया जाता है। तो ये जो गेम होता है ये भी मनोवैज्ञानिक गेम ही है कि व्यक्ति किस प्रकार का है, उसकी मानसिकता का पता लगाना है, तो अपन इस प्रकार के शब्द बोलेंगे। हाँ, ये भी होता है, बिना सोचे समझे जवाब देना होता है, जो मस्तिष्क में आया वो ही जवाब दो। अगर सोच लिया तो फिर आप अच्छे बनने के चक्कर में कुछ भी अच्छा बोल सकते हो। मनुष्य है, मनुष्य प्रतिष्ठा चाहता है, सम्मान चाहता है, तो इसलिए वो अन्य चीजों को भी बोल सकता है, कह सकता है। तो इसके लिए व्यक्ति को समय ज्यादा नहीं दिया जाता। तो वो एक व्यक्ति, अब इस परीक्षण में भी इसी प्रकार से होगा, इसी प्रकार की कंडीशन होगी। तो सबसे पहले तो अपनों ने यहाँ पर ये देखा, भाई इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो गाल्टन ने किया। और इसमें है भी शब्द बोले जाते हैं, जैसे मैंने बताया। तो इसमें लगभग कितने शब्द होते हैं, 75 शब्दों की सूची बनाई जाती है, शब्दों की सूची बनाई जाती है। अब जो 75 शब्दों की जो सूची तैयार की है, उस सूची में व्यक्ति के व्यक्तित्व का अपन आंकलन कर रहे हैं, तो उसके आंकलन से संबंधित लगभग, या व्यक्ति के विभिन्न पक्षों से संबंधित, जैसे अपने व्यक्तित्व के अनेक पक्ष होते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, तो उन सभी पक्षों से संबंधित शब्द लिए जाते हैं, ताकि व्यक्ति के सभी पक्षों को जानकर उसका आकलन किया जा सके। तो यहाँ पर अपनों ने देखा कि वे 75 शब्दों की सूची बनाई जाती है, और उसके बाद यूं होता है कि कुछ मानसिक द्वंद्वों का, या मानसिक क्रियाओं का व मानसिक समस्याओं का पता लगाया जाता है। गाल्टन ने भी सर्वप्रथम
75 शब्दों की सूची बनाई थी, जिसके माध्यम से उन्होंने क्या किया, उन 75 शब्दों के आधार पर जो उत्तर आए जवाब आए लोगों के, काफी लोगों पर प्रयोग किया। तो जैसे जैसे जवाब आए उनको उन्होंने लिखा और उसके बाद उनको अच्छे से विश्लेषित किया, उनका विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद उस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाले। तो निष्कर्ष निकाले यानी व्यक्तित्व का मापन किया। तो अपन कह सकते हैं कि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गाल्टन ने किया था, 1879 में किया था। ये एक विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है और इसके बारे में यदि अपन देखें तो बालक की या व्यक्ति की मानसिक पक्ष से संबंधित ही जानकारी अधिक जुटाई जाती है। मानसिक पक्ष से संबंधित अधिक जानकारी जुटाई जाती है, जिसमें उसके मानसिक अंतर्द्वंद्व को शामिल किया जाता है, समायोजन को शामिल किया जाता है। तो अनेक पक्षों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर अपनों ने इस विधि का सामान्य परिचय देखा है। हालांकि अपन इस विधि को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, परंतु अगली क्लास में। तो मिलते हैं इसी विधि के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।